गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिनेमा और उसका अध्ययन। सिनेमा एक ऐसा टॉपिक है जो आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो बात ये उठती है कि आखिर हम सिनेमा के बारे में जो जानते हैं वो और वास्तविकता में एक अध्ययन के विषय के रूप में सिनेमा क्या है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको समझने के बाद ही एक छात्र के रूप में एक सिनेमा को एक व्यवसाय परक क्षेत्र के रूप में जो देखने का आपका दृष्टिकोण है उसमें गुणवत्ता आएगी और आप सिनेमा के पूरे परिदृश्य को शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो बेसिक कोर विषय है वो है सिनेमा का सामान्य परिचय। सिनेमा जो है एक ऐसी लोकप्रिय विधा है जो हर गरीब अमीर समाज के हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों तक उसकी पहुंच है, उसका प्रभाव है और उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि जितना सिनेमा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है उतना ही हमारे जीवन में होने वाली गतिविधियां सिनेमा के विकास, उसमें होने वाली परिवर्तन, उसमें होने वाली प्रयोगधर्मिता पर प्रभाव डालती हैं। अब सबसे पहली बात आती है सिनेमा है क्या। सिनेमा बेसिकली एक कला है, एक लोकप्रिय विधा है। जैसे बहुत सारी ललित कलाएं हैं, चित्रकारी है, संगीत है, साहित्य है, रंगमंच है, वैसे ही सिनेमा एक विचारों को, अपनी कल्पना में आने वाले विषयों को साकार रूप में आम आदमी के सामने प्रस्तुत करने का जरिया है। जब हम ये सामान्य सी परिभाषा लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी समझ में एक चीज़ आती है कि सिनेमा जो कुछ भी है वो हमारे जीवन से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। अब जब हम ये बात कहते हैं कि सिनेमा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है तो वो किस प्रकार से हमको प्रभावित कर रहा है, उसमें होने वाली कौन सी चीज़ें हैं, उनके वो कौन से अंग हैं, उनके कौन से तत्व हैं जो हमको कहीं ना कहीं छूते हैं, जिनकी वजह से हम सिनेमा से हमारी जो संबंध है, जो हमारा हमारा और सिनेमा का अंतर संबंध है, उसमें एक निरंतरता बनी रहती है। क्योंकि सिनेमा कोई आज का जो है आज की विधा नहीं है। आप ये समझिए कि 1895 में, 95 के एंड में और 96 के 1896 के बिगिनिंग में फ्रांस में सबसे पहले एक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को लिमियर ब्रदर्स ने बनाया था और इस फिल्म का नाम था अराइवल ऑफ द ट्रेन। अब ये फिल्म बनी कैसे? अब तो सिनेमा एक कला का क्षेत्र, लेकिन इसको बनाने में विज्ञान और तकनीक का योगदान था। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो आंख होती है वो उस आंख का रेटिना किसी भी चित्र को सेकंड के 10वें हिस्से तक होल्ड कर सकता है। तो केमिस्ट्री, फोटो इलेक्ट्रिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए थे उनके चलते जो एक लोगों की समझ और कल्पना में एक ये रूप निकल के आया कि अगर जो चित्र हमारे दिमाग, हमारी आंख के रेटिना पर सेकंड के 10वें हिस्से तक रुक सकते हैं, तो अगर उनके डिसअपियर होने से पहले ही उनकी एक सीक्वेंसिंग कर दी जाए कि एक चित्र के खत्म होते ही दूसरा चित्र आवे, दूसरे के खत्म होते ही दूसरा के इमेज जाते ही तीसरा आवे, तो इससे हमें एक मूविंग सिनेमा का, यानी चित्रों के चलने का एक रूप या आभास हमको दिखाई देगा। इससे हमारी जो चित्रों को एक लाइव या जीवंतता में प्रकट करने की जो हमारी अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी। ये वो सामान्य सी सोच थी जिसके आधार पर सिनेमा का जन्म हुआ। लिमियर ब्रदर्स ने जो सबसे पहले मूवी बनाई थी अराइवल ऑफ द ट्रेन, बड़ी सामान्य सी मूवी थी। उस समय आवाज़ होती नहीं थी, ध्वनि साइंस का, ध्वनि विज्ञान का इतना जो है प्रसार नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन उस फिल्म ने लोगों के जीवन में, लोगों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। लोगों को ये लगा कि ये तो वो चीज़ है जो हमारी कल्पना में जो चीज़ें हैं उनको हम रियलाइज होते हुए, उनको वास्तविक रूप में घटित होते हुए देख सकते हैं। तो ये तो सिनेमा का अगर आप देखें तो ये बिगिनिंग का, शुरुआत का एक छोटी सी झांकी आपको प्रस्तुत की हमने। अब उसको लेकर हम भारतीय परिदृश्य में आते हैं तो ये चीज़ फ्रांस से शुरू हुई, फिल्म के विकास की घटना भारत में कैसे पहुंची। उन दिनों हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था, तो जो
फिल्में बनती थी वो पश्चिमी सोच वाली बनती थी, लंदन में बनती थी, फ्रांस में बनती थी, और उसको पश्चिमी सोच, पश्चिमी पसंद के आधार पर, पश्चिमी देशों में रहने वाले लोगों की पसंद के आधार पर वो बनती थी। तो भारत में एक शख्स थे जिनका नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। तो वो एक बार लंदन गए, तो वहां पर जाकर उन्होंने जीसस क्राइस्ट पे बनी हुई एक फिल्म देखी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। ध्वनि वाली, ध्वनि रहित एक फिल्म थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने लगा क्यों ना हम अपने भारतीय समाज के, भारतीय संस्कृति की कहानियों को कहने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करें। वहां से हिंदुस्तान में, भारत में, जो कि उस समय स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र भारत में फिल्म उद्योग के शुरू होने की नींव पड़ी। धुंडीराज गोविंद फाल्के साहब काफ़ी योग्य थे और सक्रिय रहते थे, तो उन्होंने अपनी सक्रियता का थोड़ा-सा लाभ उठाया और लंदन में अपने कुछ मित्रों से जो स्टूडियो और जो है सिनेमेटोग्राफी या फ़िल्म जो है फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह से जुड़े थे, उनके माध्यम से कुछ उपकरण खरीदे और उसके बाद वो इंडिया वापस आए। यहाँ आकर उन्होंने हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र नाम की एक मूवी बनाई। इस मूवी में आवाज़ नहीं थी, लेकिन इसमें उन्होंने वही ट्रेडिशनल ओल्ड परंपरागत टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो उस समय ब्रिटेन में ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो राजा हरिश्चंद्र फ़िल्म जो बनी, वो अप्रैल 1913 में रिलीज़ हुई। फ़िल्म सामने आई, लेकिन उससे पहले फ़िल्म के बनने की प्रक्रिया में उन्हें जो कष्ट उठाने पड़े, उसकी उसकी अगर जो है कल्पना करें, तो हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि फ़िल्म बनाना कतई आसान नहीं था। फ़िल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाने की बारी आई, पत्नी तारामती की भूमिका निभाने की आई और उनके बेटे रोहिताश्व की भूमिका निभाने की आई। तो स्त्री किरदार के लिए कोई महिला एक्टिंग करने को तैयार ही नहीं हुई, तो उसके लिए एक पुरुष पात्र को चुना गया जिसने तारामती की भूमिका निभाई। और ये फ़िल्म बनी और बनने के बाद इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में इसका जो है इसके संस्करण निकले और हिंदुस्तान के अंदर लोगों के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था। और वहीं से आप समझिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री की बुनियाद पड़ी। स्टूडियोज़ ब्रिटेन और दूसरे देशों के तर्ज पे यहाँ पर स्टूडियो खुलने शुरू हुए। खुद फाल्के साहब ने फाल्के स्टूडियो नाम से एक स्टूडियो बनाया, जिसमें बाद में उन्होंने सावित्री और भस्मासुर मर्दिनी करके उन्होंने 2-2 फिल्में और बनाई। वैसे तो उन्होंने 125 से ज़्यादा फिल्में बनाई, लेकिन उनकी कुछ फिल्में काफ़ी लोकप्रिय रहीं, जिनमें ये 2-3 फिल्में रहीं। अब इन फिल्मों के बनाने की प्रक्रिया में जब वो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ-साथ, यानी तकनीक की उन्नति के साथ-साथ ये फिल्में कहीं न कहीं अपना रूप बदल रही थीं। 1930-31 आते-आते हम देखते हैं कि आलमारा नाम की एक मूवी आ गई, जिसमें आवाज़ भी थी, बोलती हुई पिक्चर थी। अच्छा, उस समय सिनेमा को हम लोग चलचित्र के नाम से जानते थे। चलचित्र मतलब चलने वाले चित्र, यानी जहाँ पर हम चित्रों को चलते हुए देखते हैं। तो इन चलचित्रों को बनाने के लिए अलग-अलग स्टूडियोज़ जो है इस्टेब्लिश किए गए। स्टूडियो का मतलब ये था कि चूँकि सब आज की तरह स्वतंत्र फ़िल्म निर्देशन, निर्माण तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रभावशाली लोग थे, वो अपना स्टूडियो बनाते थे और उस स्टूडियो में कलाकार को, सिनेमेटोग्राफर को, स्क्रिप्ट राइटर को, स्क्रिप्ट राइटर को और जो ये टेक्नीशियंस होते थे, साउंड आर्टिस्ट होते थे, जो लाइट इफ़ेक्ट्स से जुड़े हुए लोग होते थे, या उस फ़िल्म में काम करने वाले साइड एक्टर्स होते थे, उन सबको एम्प्लॉय किया जाता, उनको रोज़गार दिया जाता था और उन्हीं लोगों के से काम लेकर वो पूरा एक जो है एक फ़िल्म का निर्माण किया जाता था। तो आप देखें तो जो आज हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, इस फ़िल्म इंडस्ट्री की शुरुआत भी उसी समय से तकरीबन हो गई थी। हालाँकि थोड़े समय बाद, गोइंग 23 30 इयर्स डाउन द लाइन, यानी 20, 25, 30 साल बाद, 2-3 दशक बाद, हम देखते हैं कि ये फ़िल्में स्वतंत्र रूप से बनने लगी, यानी लोगों ने एक्टर्स अपनी पसंद के चुनने लगे, जो फ़िल्म से इंडस्ट्री से नहीं जुड़े थे, उन्होंने भी फ़िल्में बनाना शुरू किया। लेकिन ये स्थिति आते-आते काफ़ी समय लगा। अब इस सब के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पूछें कि साहब इस दौरान वो कौन-कौन सी महत्वपूर्ण फ़िल्में थीं, जिन्होंने जो है हिंदी सिनेमा को एक रफ़्तार दी, तो उसमें कुछ फ़िल्मों के नाम हम आपको बताना चाहेंगे। दुनिया ना माने, अछूत कन्या, संत तुकाराम, वतन, एक ही रास्ता, किसान कन्या, डॉक्टर कोटनिश की अमर कहानी, रोटी, चेतनानंद की नीचा नगर, उदय शंकर की कल्पना, ख्वाजा अहमद अब्बास की धरती के लाल, सोहराब मोदी की सिकंदर, पुकार और पृथ्वी वल्लभ, विजय भट्ट की भरत मिलाप, राम राज्य। तो ये सारी फ़िल्में जो बन रही थीं, इनके नाम से ही आपको लग रहा था कि ये फ़िल्में
लोगों की पसंद को और उस समय जो विषय आम आदमी के जनजीवन के ज़्यादा करीब थे, यानी पौराणिक, ऐतिहासिक, देश प्रेम, धार्मिक या सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली जो फ़िल्में थीं, उन विषयों को लेकर ही ज़्यादातर फ़िल्में बनाई जा रही थी। तो ये जो फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया का एक सामान्य सा परिचय हमने आपको दिया, ये बेसिकली उस दौर का है जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, यानी उसकी आज़ादी का दौर शुरू हो रहा था और एक तरह से देखा जाए तो उसकी परतंत्रता का दौर खत्म हो रहा था। तो ये हमारा एक सामान्य सा एक परिचय रहा सिनेमा का। सिनेमा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे रेफरेंस के तौर पे, संदर्भ के तौर पे आपको बताते रहेंगे। जैसे उस समय कौन-कौन से, मैंने फाल्के स्टूडियो का नाम लिया, उसके अलावा प्रभात, बॉम्बे टॉकीज़, न्यू थिएटर्स, ये सब उस समय भारत के बड़े जो है स्टूडियो हुआ करते थे, जहाँ पर सवाक यानी बोलने वाली फ़िल्में बन रही थीं। आला मारा, जैसा मैंने बताया 1931 में बनी हुई फ़िल्म आला मारा पहली जो है बोलने वाली मूवी थी। हालाँकि दादा साहब फाल्के ने एक फ़िल्म और बनाई थी गंगा अवतरण। गंगा अवतरण मूवी में भी ऑडियो इफ़ेक्ट्स आ गए थे, लेकिन आला मारा को बोलती हुई फ़िल्म का पहली फ़िल्म होने का सम्मान हासिल है। अब देखिए, हम इस प्रसंग में जब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो विषय है, उसमें जन माध्यम के रूप में सिनेमा, यानी अगर हम यूनिट 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, सिनेमा का सामान्य परिचय, तो उसमें जो हम जन माध्यम के सिनेमा का सामान्य परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं जन माध्यम के रूप में सिनेमा। यानी जन माध्यम के रूप में सिनेमा क्या? जन माध्यम यानी जनता के एक मीडियम के रूप में, जनता से संपर्क के रूप में, संवाद के रूप में, उनकी इच्छाओं की, उनकी कल्पनाओं की, उनकी एक उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति के रूप में सिनेमा किस तरह से खुद को स्थापित करता है। अगर आप देखिए, हमको आज़ादी मिली, तो आज़ादी के पहले हमारा सारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के नीतियों के अनुरूप थी, अंग्रेज़ों की, हम एक गुलामी के दौर में जी रहे थे। तो वो हमको हमारे पूरे जीवन के हर क्षेत्र पे करीब-करीब उनका नियंत्रण था। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, बहुसांस्कृतिक, भाषाई राष्ट्र के रूप में हमारा उदय होता है, तो हम देखते हैं हमें समाज के अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग किस्म की आशाओं के रूप में, आकांक्षाओं के रूप में, उनकी अभिलाषाओं के रूप में हमें तमाम तरह के संदेश मिलते हैं, जिनकी अपेक्षा देश से की जाती है कि देश आगे बढ़ते समय इन अपेक्षाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखे। तो सिनेमा, चूँकि आप जानते हैं जितने भी लोकप्रिय माध्यम हैं, उसमें सिनेमा सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर माध्यम है। शायद यही वजह है कि आज हॉलीवुड में दुनिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनती हैं। लेकिन अगर फ़िल्मों की संख्या के आधार पे देखा जाए, तो हिंदुस्तान का बॉलीवुड दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाला उद्योग है। हिंदुस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर साल सैकड़ों की तादाद में फ़िल्में बनती हैं, और इतने फ़िल्में बनती हैं कि आज जब हम एक ऐसे मीडिया क्रांति के युग में हैं, जब हमारे पास जो है केबल टीवी है, जब हमारे पास ये नेटवर्क सिनेमा है, जब हमारे पास तमाम तरह के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, जहाँ पर हम फ़िल्मों की स्ट्रीमिंग देख सकते, सीरियल्स की और दूसरी स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, दूसरे माध्यमों को, तब भी सिनेमा की ताकत में किसी तरह से कमी नहीं आई है। तो सिनेमा एक तरह से लोगों की सोच को, लोगों की अभिव्यक्ति को, लोगों की आकांक्षाओं को प्रकट करने का, इवन लोगों के विद्रोह को, लोगों के मन में असंतोष को भी प्रकट करने का तरीका है। ऐसी तमाम फ़िल्में बनती हैं जो देखिए हमें लगता है कि ये विषय केंद्रित तो है, लेकिन इसमें एक ऐसा संदेश छुपा हुआ है जो समाज के हर क्षेत्र में, हर कोने में प्रसारित होना चाहिए, और लोगों की आवश्यकता है कि लोग इस चीज़ को समझें। नारी सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पे बनाई जाने वाली हर फ़िल्म कहीं न कहीं बहुत अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो जब आप जन माध्यम के रूप में सिनेमा की बात करते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का विषय हो, बड़े सामान्य भाषा में अगर कहें, तो चाहे बच्चों की पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे नारी शिक्षा की बात हो, चाहे वो देश के अंदर एक तरह की संचार क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की बात हो। आज देखिए, आज से 10-15 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इस स्तर का हो जाएगा कि हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी मोबाइल होगा, और उस मोबाइल में उसको इतना डेटा रहेगा कि वो उसका इस्तेमाल करके अपने आप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे शेष विश्व से जोड़ के रख सके। तो ये जो एक प्रभावी जो है रूपांतरण समाज का एक करने में सिनेमा जितना ताकतवर है, उतना
शायद कोई और लोकप्रिय माध्यम नहीं है। तो जब हम जन माध्यम के रूप में सिनेमा की बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिनेमा कहीं न कहीं हमको, हमारी सोच को, हमारे चिंतन को, हमारे भविष्य को लेकर हमारे जो है, जो हमारे दिमाग में कल्पनाएँ हैं, उनको कहीं न कहीं न केवल प्रभावित कर रहा है, बल्कि आकार देता हुआ चल रहा है। आप फैशन वर्ल्ड की बात ले लीजिए, वहाँ पे होने वाले जितने परिवर्तन होते हैं, वो शायद आम आदमी तक पहुँचने में 10 साल लगे, लेकिन एक सिनेमा में एक अदाकार या एक एक्टर या एक फ़िल्म का जो डायरेक्टर है, वो उन चीज़ों को जिस तरह से सामने रखता है, वो बड़ी जल्दी वो सामान्य जन संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत छोटा-सा उदाहरण हमने दिया। इसके अलावा आप देखिए, सिनेमा की एक अपनी भाषा है, वहाँ वहाँ की जीवन शैली को भी कहीं न कहीं हमारे यहाँ परिवार जैसी महत्वपूर्ण और बेहद सशक्त संस्था को फ़िल्में हमेशा एक ताकतवर हथियार के रूप में इस्तेमाल करती आई हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया में भारत एक विश्व के रूप में पूजा जाता है। हम न केवल अपने कुटुंब, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के रूप में भी सम्मान पाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान यानी हमारा भारतवर्ष ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ परिवार जैसी संस्था पूरे हमारे पूरे समाज के, पूरी संस्कृति के केंद्र में है। माता-पिता से संबंधों की बात हो, भाई-बहन के प्रेम की बात हो, पारिवारिक रिश्तों की बात हो, दूसरों के लिए बलिदान और त्याग करने की बात हो, इवन पशुओं से प्रेम की बात हो, या फिर हमारे आसपास के समाज के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन की बात हो। आप देखिए, फ़िल्में, किसी भी फ़िल्म में, हिंदुस्तान में बनने वाली किसी भी फ़िल्म में आप हमेशा देखें, उसका एक सकारात्मक पक्ष ही हमेशा प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सही और गलत के बीच में फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है। तो जो सिनेमा का, हमारे यहाँ हिंदुस्तानी सिनेमा का या बॉलीवुड सिनेमा का जो ये सकारात्मक रूप है, ये कहीं न कहीं मनुष्यतर रूप में, यानी हमें अपने एक मनुष्य से आगे बढ़ के एक पूरे समाज के प्रति अपने एक दायित्व को समझने में, अपने इस पर्यावरण के लिए, अपनी इस पृथ्वी के लिए, अपनी इस धरती के लिए, जिसको हम मदर इंडिया या धरती माँ के नाम से जानते हैं, के लिए हमारी ज़िम्मेदारियों को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सशक्त रूप में परोसता है। शायद यही वजह है कि हमारे समाज में बहुत तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं, अलग-अलग संस्कृतियों, अलग-अलग जो है वेशभूषा, अलग-अलग खान-पान, अलग-अलग रहन-सहन, अलग-अलग सोच के लोग रहते तो हैं, लेकिन उनके बीच में एक एकता का एक ऐसा स्वरूप एग्ज़िस्ट करता है, वो अस्तित्व में रहता है, जो उन सबको बाँधे रहता है। हमारी अखंडता का यही सबसे मजबूत आधार भी है, और शायद यही वो चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की कायल है। पूरी दुनिया हमारे देश की, हमारे जो है भारतवर्ष का सम्मान करती है। तो जनमाध्यम और ये सिनेमा का ये स्वरूप, आगे चल के जब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, सिनेमा के वैश्विक परिप्रेक्ष्य का, तो वहाँ आप इस बात को महसूस करेंगे कि हमारी सिनेमा के माध्यम से ही हमारी संस्कृति का इतना अच्छा रूपांतरण, इतना अच्छा जो है चित्रांकन पूरे विश्व में होता है, जाता है, कि लोग हम भारतवर्ष के लोगों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारी फ़िल्में, हमारे यहाँ जिस तरह से भावनात्मक लगाव है, जिस तरह से हमारे यहाँ संवेदना और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, जिस तरह के हमारे समाज की जो है बॉन्डिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, उसको देखकर लोगों को सहसा विश्वास नहीं होता कि हमारे इसी प्लैनेट पे, इसी धरती पे एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ इस तरह के इंसान जीते हैं। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड की फ़िल्में पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। हर साल तकरीबन 150 से 200 250 भाषाओं में इन फ़िल्मों का, जो भी फ़िल्में बनती हैं, उनमें ज़्यादातर फ़िल्मों का वो होता है, अनुवाद होता है। वो उन भाषाओं में वो फ़िल्में वहाँ पे रिलीज़ की जाती हैं। आप देखिए, आप अभी अगर आपको एक उदाहरण के रूप में समझाएँ, तो अभी एक दंगल मूवी आई थी। जिस दंगल मूवी में इस बच्चियों की शिक्षा के जैसे चीज़ को, और या बच्चियों में, यानी लड़कियों को सशक्त रूप में दिखाने की जो एक डायरेक्टर ने कोशिश की थी, वो भी एक ऐसे क्षेत्र के माध्यम से जिसमें पुरुषों का दबदबा हमेशा रहा है। उस क्षेत्र में लड़कियों की प्रभाव को और उनकी क्षमताओं के जो है एक सशक्त रूपांतरण की या सशक्त चित्रांकन का जो प्रयास डायरेक्टर ने किया, उसमें वो कितना कामयाब हुआ है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़िल्म ने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिज़नेस किया पूरी दुनिया में। और चाइना में तो आज के समय में चाइना में आज तक कोई भी विदेशी फ़िल्म को इतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी दंगल मूवी को मिली। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि हम एक अच्छी सोच के, हम सभ्यता की रेस में, हम एक ऐसे संस्कृति का हिस्सा हैं जहाँ पर हमारी संवेदनाएँ, जहाँ पे हमारी भावनाएँ, जहाँ पर हमारा मानवीयतर स्वरूप, जहाँ हम मनुष्य से ऊपर एक परमात्मा से कनेक्टेड या
जिसको अनसीन पावर कहते हैं, उससे कनेक्टेड रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत सजगता से कर रहे हैं। और शायद ये चीज़ें हमारी सोच में है, हमारी चिंतन में, हमारी संस्कृति में है, तो इनका रूपांतरण हम सिनेमा में, फिल्मों में होते देखते हैं। और जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। वो न केवल हमारे भारतवर्ष के अंदर, बल्कि विदेशों में भी जो दूसरी सभ्यताएं हैं, जो दूसरी संस्कृतियां हैं, वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान होती हैं और आकर्षित होती हैं, और इसको आनंदित होने के साथ साथ मनोरंजक रूप में देखने के साथ साथ इससे गहरे तक प्रभावित भी होती हैं। तो जन माध्यम के रूप में सिनेमा का ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी रूप था, जो जिसके माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आपको बता सकूं कि आप फिल्मों को देखने के अपने नज़रिए को एक आम आदमी से अलग हटा के एक ज़्यादा व्यापक रूप में देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब आप खुद को एक स्टूडेंट कहते हैं तो आपसे अपेक्षा क्या की जाती है? अगर आप कहते हैं हम सिनेमा पढ़ रहे हैं, तो सिनेमा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सिनेमा को पढ़ने में आपसे अपेक्षाएं क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप उस सिनेमा को पढ़ के आप वो कौन सी बात कहने वाले हैं, या क्या उससे जो है निष्कर्ष निकालने वाले हैं, जिससे लोगों को लगे कि एक छात्र के रूप में आपने यहाँ से कुछ जाना समझा है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप एक क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल कर रहे होते हैं, यानी उस विषय से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां उपलब्ध हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां, उन जानकारियों को आपको अर्जित करना है। उन जानकारियों को, उस ज्ञान को विश्लेषित करके उसमें से अपनी इच्छा, अपनी समझ के अनुरूप एक दृष्टिकोण विकसित करना है, और उस दृष्टिकोण के हिसाब से, उस दृष्टिकोण के जरिए आपको अपने उत्तर को, अगर आप परीक्षा पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो आपको अपने आंसर को वहां अपनी प्रेजेंस मार्क करानी है। ऐसा ना हो कि आपने एक सामान्य सी जानकारी वहां पे रख दी जो करीब करीब सब में रिफ्लेक्ट होती है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत अच्छा लिखा लेकिन हमको नंबर नहीं मिले। तो कई बार होता है कि आपने प्रश्न को, हम भी एक अध्यापक के तौर पे हम लोग भी ये देखते हैं कि आपने चीज़ों को समझा, तो ये हमको भी आभास हो रहा है कि आपने समझा तो, लेकिन जब लिखने की प्रक्रिया में उतरे तो आपने वो फोकस खो दिया। आपने बहुत ही सामान्य सी चीज़ें लिखी, लेकिन जो चीज़ें आपने समझी हुई हैं और वहाँ आपकी बिटवीन द लाइन्स वो फ्लो हो रही, लगता है कि आपकी जानकारी है, लेकिन आप जो है उसको सरकम लोकेट करते रहे। इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना सरकम लोकेट करना, आपने उस पर फोकस नहीं कर पाए। आप उस चीज़ को विशेष रूप से वहाँ पे उल्लेखित नहीं कर पाए, जिसको देखने के बाद लगे कि हाँ, आप नाउ यू हैव गॉट द क्रक्स। आपको इस पूरे प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न को आप समझ के उसका विश्लेषण करने में आप समर्थ हैं। तो ये तो हो गया छात्र के रूप में आंसर देने की बात। दूसरा रूप एक छात्र के रूप में आपको रहता है कि एक प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप ये भी है। जब आप सिनेमा पढ़ते हैं, रंगमंच पढ़ते हैं, या फिर आप कोई दूसरा ललित कला से जुड़ा विषय, चित्रकारी पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो जब वहाँ स्टडी करते हैं तो उसका एक प्रयोजन मूलक स्वरूप है। यानी इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुरूप क्या इसमें आपके लिए कुछ अवसर उपलब्ध है। आप देखिए, ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ हो तो आप साउंड रिकॉर्डिस्ट है, आप जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जो है ऑडियो टेक्नीशियंस हैं, ये सारे रूप आ जाते हैं। अगर आप विजुअल मीडिया में जाइए तो आप सिनेमेटोग्राफर के रूप में, कैमरा असिस्टेंट के रूप में, आप जो है लाइटनिंग इफेक्ट्स के जो है को कोऑर्डिनेट करने वाले कोऑर्डिनेटर के रूप में वहाँ आपको रोजगार की संभावनाएं दिखती हैं। अगर मान लीजिए कि आपको एक्टिंग का यानी अदाकारी से जुड़ा हुआ क्षेत्र पसंद आता है, तो वहाँ अभिनेता के रूप में, सहायक अभिनेता के रूप में, इवन असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निर्देशक के रूप में, जहाँ आप डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, वो रूप मिलता है। अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरी कला विधा में है, जैसे नृत्य से जुड़ी हुई, आपको तो आप कोरियोग्राफर के रूप में, या फिर असिस्टेंट के रूप में उसके, या फिर आप अगर टेक्नीशियन के रूप में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा जितना भी साउंड का इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, आप जानते हैं सिनेमा 3D के रूप में आ रहा है, जो है डॉल्बी साउंड का दौर भी, उससे आगे 3D 4D 5D 8D जैसे साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो उस क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, जितना तकनीक का को एम्बेड किया जा सकता है, जितना तकनीक का सम्मिलन कल्पना के साथ किया जा सकता है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाले कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप वहां पे रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं। तो ये वो जो दो चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करने से पहले इस बात पे फोकस रखना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम लाभ क्या लेने जा रहे हैं, यानी हमारे सामने हमको उससे क्या लाभ मिलने वाला है। और जब आप इस चीज को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये, अगर हम अपनी
आप अपनी रुचि को पहचान पा रहे हैं, तो उस रुचि से जुड़े हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में ऐसे कोर्स जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ऐसे कोर्स आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बात आती है कि सिनेमा में इतना विषय के बारे में बात किया जाए, तो जब हम विषय के बारे में बात करते हैं तो इतना व्यापक है कि मनुष्य की कल्पना जितनी दूर तक जा सकती है, उसके भी बियॉन्ड सिनेमा में काम करने की संभावनाएं हैं। आप पूछेंगे ऐसा कैसे संभव है? हमने कभी एलियंस को नहीं देखा, हमने दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवों को नहीं देखा, लेकिन अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों को देखिए, तो आप देखेंगे टेक्निक की मदद से, जो साउंड इफेक्ट्स की मदद से, 3D इम्पैक्ट की मदद से, या जो ये दृश्य श्रव्य प्रभावों में जितनी क्रांति हो चुकी है, उनके माध्यम से, कैमरों के मल्टी कैमरा जो है सिनेमेटोग्राफी की मदद से फिल्मों का फिल्मांकन इस तरह से किया जाता है कि आपको पूरी फिल्म देखने के दौरान कहीं आभासी नहीं होता है कि एलियंस जैसे जीव नहीं है। ये सिनेमा की सफलता मानी जाती है कि आप जब किसी फिल्म को देखें और आप उसका हिस्सा बन जाएं। शायद यही वजह है, आप जब फिल्में देखने जाते होंगे तो आपको लगता होगा सिनेमा हॉल में बैठने के बाद अगर फिल्म में हंसने वाली प्रसंग आता है तो आप हंसते हैं, रोने वाला प्रसंग आता है तो आप रोते हैं, फिल्म में क्रोधित होने वाला प्रसंग आता है तो आप क्रोधित होते हैं। तो ये जो सिनेमा आपको कनेक्ट कर रहा है, वो क्यों कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें दिखाई जाने वाली चीजें इतने रियल फ्रेम में, इतने वास्तविक रूप में प्रदर्शित की जाती हैं कि हमारा मस्तिष्क की जो आभासी क्षमता है, उस क्षमता का अतिक्रमण हो जाता है। यानी वो लाइन जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि इस पार की चीजें रियल हैं, उस पार की चीजें आभासी हैं, उस लाइन का अतिक्रमण हो जाता है। आभासी के क्षेत्र में भी रियल का प्रभाव दिखने लगता है। और शायद यही वजह है कि ये सिनेमा को सबसे सशक्त रूप में लोकप्रिय बनाए रहने में सक्षम है। आप देखिए, सिनेमा हॉल कभी बंद नहीं होंगे। सिनेमा बनते हैं, उन फिल्मों का हर बार स्वरूप बदल जाता है। हर फिल्म में अच्छाई की जीत और बुराई का नाश होता है। एक ही विषय अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक रहता है। बावजूद इसके सिनेमा की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती। तो आप देखते हैं टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से एक ही चीज को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग परमुटेशंस में जिस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें जो प्रयोग धर्मिता हो रही है, यानी उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स उसका आकर्षण बरकरार रखते हैं। अब इस बात को आप उससे कैसे कनेक्ट करें जहां पर हम रोजगार की बात करते हैं? तो रोजगार की बात करने का मतलब यह है कि आप अपनी अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी कलात्मक क्षमता को, अपनी क्रिएटिव राइटिंग को, सर्जनात्मक लेखन को, आप अपने जो है विचारों को अभिव्यक्त करने का जो आपका राइटिंग स्क्रिप्ट स्किल्स हैं, उनमें से आप अपने जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टाइज हो सकती है भविष्य में, आज भले ना हो पर आप भविष्य में उसमें एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, तो सिनेमा के अंदर भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। और जब हम ये बात कहते हैं, तो ये कहते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम इसको एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं और इसमें एक विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं कि सिनेमा में कुछ सामान्य सी चीज़ें, कि सिनेमा में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको विषय के तौर पे हम देखते आए हैं एक डेवलपमेंट के तौर पे। तो जैसा हम जानते हैं, हमारा हमारा जो समाज है वो ग्रेजुअली विकसित हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी का प्रभाव बाद में आया तो हम थोड़ा एडवांस हुए, वरना पहले एक सामान्य रूप में एक हमारा कृषि प्रधान देश था। तो उस समय कृषि प्रधान देश में जिस तरह की विषमताएं थी, जिस तरह की परेशानियां थी, दुश्वारियां थी, हम स्वतंत्रता पा तो गए थे, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास जो है गवर्नेंस का कोई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है एक मॉडल नहीं था। तो हम हर चीज में एक्सपेरिमेंट करते चल रहे थे, तो वो एक्सपेरिमेंट फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। हम महानगरीय संस्कृति विकसित कर रहे थे, गांव से लोगों का शहरों में पलायन हो रहा था, शहर अपना रूप बदल रहे थे, शहरों के रूप बदलने से गांव पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिनेमा में ग्रेजुअल रिफ्लेक्ट हो रही थी। आपको देखिए, ये फिल्म थी 2 बीघा जमीन। अब आज के समय में इस तरह की फिल्में बने तो उनका भविष्य क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस समय 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में सुपरहिट होती थी। क्यों? क्योंकि जमीन हमको रहने घर दे रही थी, जमीन हमको स्थायित्व दे रही थी, जमीन हमको अनाज दे रही थी। तो अब जमीन जो है मनुष्य की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई चीज थी, और उस रूप में वो एक आम आदमी को कहीं ना कहीं उसके लिए ईश्वर से कम नहीं थी। तो अब ऐसे विषयों को उठा के उस समय फिल्में बनती थी। आप आगे बढ़ जाइए, हम बहुत डिटेल में इसको नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा तो फिल्में तो हजारों की तादाद में बनी है
लाखों की तादाद में आप गिनने बैठे तो बहुत सारी फिल्में निकलेंगी जो बनी, वो बॉक्स ऑफिस तक पहुंची भी नहीं और रह गई। लेकिन हम ग्रेजुअली आपको एक एक विषय से उठा उठा के दिखा रहे हैं। परिवार जैसी संस्था आई, कभी खुशी कभी गम। परिवार क्या है? हमारे परिवार हमारी ताकत है। एक पिता के रूप में पिता घर के तने की तरह होते हैं, जिससे अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और उनके उनकी उनके स्वरूप में ही हम पेड़ को देख पाते हैं। शाखाओं का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को उठा के फिल्में बनाई गई और इन फिल्मों ने हिंदुस्तान की छवि को बाहर न केवल वैश्विक परिदृश्य पे बेहतर किया, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी इन फिल्मों ने हमारे लोगों के दिल में परिवार के लिए, हमारे अपने निकट संबंधियों के लिए, हमारी जो परिवार संस्था के मूल अंग हैं उनके लिए एक जमीन तैयार की। उनके लिए हमारे मन में एक श्रद्धा भाव, आदर भाव और उनके प्रति जो हमारा स्नेह है उसको कई गुना बढ़ा दिया। फिल्में जब बन रही थी तो उन फिल्मों के बनने का असर इस तरह से दिख रहा था कि फिल्में एक तरफ किसी विषय पे बन रही थी, साथ ही साथ वो दूसरी तरफ इतनी कल्पनाशीलता थी। मिथकीय कलाकार, बाहुबली जैसी फिल्में जो मिथकीय चरित्रों को लेकर बनाई जा रही थी टेक्नोलॉजी के सहारे, वो फिल्में बनी। और बीच में आप देखिए दंगल मूवी को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दंगल मूवी समानांतर सिनेमा में एक ऐसी मूवी थी जिसने कमर्शियल सिनेमा के अंदर आके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर देखा जाए तो ये समानांतर सिनेमा का विषय, आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे समानांतर सिनेमा क्या है। तो समानांतर सिनेमा के विषय पे बनी फिल्म थी, लेकिन इसने कमर्शियल सिनेमा के या व्यावसायिक सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो जो फिल्में हैं, इन फिल्मों ने बाजार पर तो कब्जा जमाया ही। हॉलीवुड जैसे, जिसके नाम पे बॉलीवुड रखा गया था, बॉलीवुड ने हॉलीवुड को चुनौती दी और हॉलीवुड से ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्में बनाकर बॉलीवुड ने अपनी विश्व में एक अलग पहचान कायम कर ली। ये सामान्य सी चीजें हैं जो मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इन फिल्मों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे भारतीय संस्कृति को पहचान मिलती आई है। बागबान मूवी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बागबान में भी परिवार जैसी संस्था का दायित्व का बोध हो। हमारे परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनके प्रति हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके कर्तव्य क्या है, उसको लेकर बनाई गई मूवी थी। देखा जाए तो समांतर सिनेमा की वो था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने समांतर सिनेमा के विषयों को उठाकर ऐसा इतनी खूबसूरती से उसको पेश किया, इतनी खूबसूरती से उसका चित्रांकन किया कि वो जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गई। अलग अलग विषयों पर, पारिवारिक विषयों पर बहुत सारी फिल्में बनी है। इस फिल्म के बारे में नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही ये कौन सी फिल्म है। और इतने सामान्य से विषय पर बनाई गई फिल्म जिसको कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतनी सुपरहिट मूवी हुई कि आज भी इसके रिकॉर्ड के करीब बहुत सारी फिल्में नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसी भी फिल्में बनी, ऐसी फिल्में जो कहीं ना कहीं आप देखिए तो लीक से हटकर है, लेकिन इनका भी एक वर्ग है। तो फिल्म क्या कर रही है? फिल्म का ये बताने का जो प्रयोजन है वो क्या है? फिल्म समाज के हर क्षेत्र में हर तरह के चिंतन के लोगों के जो है जो अपेक्षाएं हैं उसको कहीं ना कहीं एड्रेस कर रही है। मैरी कॉम मूवी, ये मूवी बॉक्सर मैरी कॉम पे बनी है जिन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जिया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनी और उन्होंने एक मिसाल कायम की। तो ये इनको इंग्लिश में बायोपिक कहते हैं, जिनको बायोपिक मूवीज का जो है समय शुरू हुआ तो उन मूवीज ने अपनी एक अलग पहचान कायम की। और आप देखिए पान सिंह तोमर और तमाम दूसरी मूवी ऐसे आई, मिल्खा सिंह पे बना तो भाग मिल्खा भाग। तो ये सारी मूवीज जो बनी, ये जो है इन्होंने हमारे यहाँ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम किया, प्रेरणा स्रोत का काम किया। जो काम किताबें कर रही थी, जिसके लिए हम छोटे थे तो या आप लोग बचपन में, आप लोगों के माता पिता आपसे कहते होंगे कि भाई आप उनका उनका उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी स्टोरी पढ़िए, कितना मोटिवेटिंग है, उन्होंने लाइफ में जो कुछ अचीव किया है वो कितनी मुश्किल से किया है। तो ये सारी चीज़ें जो बताने वाली होती हैं वो हम अगर कल तक किताबों में पढ़ रहे थे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिनेमा ने उन क्षेत्रों में भी दखल दिया और उनके ऊपर भी फिल्में बनाकर हमारे समाज को एक शिक्षा के एक अपना एक शिक्षाप्रद रूप यानी एजुकेटिव जो है मोड में जाकर काम किया है। इन फिल्मों ने पैसे भी बहुत कमाए, लेकिन ये फिल्में साथ ही साथ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रही और इनसे भी हमारे समाज के तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इंग्लिश विंग्लिश एक ऐसी विषय पर बनी हुई मूवी थी जो कहीं ना कहीं जो है समाज में मिडिल क्लास फैमिली में चलने वाली दुश्वारियों को, इंग्लिश को लेकर चलने वाली दुश्वारियों को एड्रेस करती है। अब ऐसे विषयों पर फिल्म बनाना समानांतर सिनेमा का विषय होता था, लेकिन सिनेमा ने
तकनीक के दम पे इतनी सहजता हासिल कर ली, ऊपर से स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले राइटर्स ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स के दौर से गुजरने के बाद ऐसी फिल्में बनाना शुरू किया जिन फिल्में से समाज में उन परेशानियों को भी, उन दुश्वारियों को भी एड्रेस किया जा सके जिन पर आज से 2 दशक पहले तक लोग बात करने से भी बचते थे। तो जाहिर सी बात है, सिनेमा का ये स्वरूप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर बदलाव के रूप में भी दिखाई देता है, साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। सिनेमा कहीं ना कहीं हम लोगों की समस्याओं को पर्दे पर भी उतार रहा है और उसका एक समाधान भी प्रस्तुत कर रहा है। अब चलते हैं सिनेमा की इतिहास यात्रा पे और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पे। इतिहास यात्रा के बारे में हमने आपको सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पर उस चीज के बारे में हम आपको थोड़ा सा इमेजेस दिखाएंगे और फिर से कनेक्ट करेंगे कि जहां पर अगर हमने लीमियर ब्रदर्स का नाम दिया था तो मूवी बनी थी, तो उसके एक दिमाग में उसका एक इमेज कैसे कैप्चर की जाए। ये लीमियर ब्रदर की बनाई हुई मूवी थी 1896 में, जो मूवी थी इसका नाम था अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो ये वो फिल्म थी जिसने पहली बार हिंदुस्तान में काम किया। तो ये वो जो फिल्म थी ये जहां से हमने शुरुआत होते हुए देखा फिल्मों का, और अगले 10-12 सालों में यानी 1910-12 तक आते थे हिंदुस्तान पे इनका प्रभाव हमें दिखने लगता है। 1913 में दादा साहब फाल्के जिन्हें कहते हैं, उन्होंने इस फिल्म की यात्रा से प्रेरणा लेकर फिल्म बनाना शुरू किया। ये है धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहते हैं, और इनको भारतीय सिनेमा जगत का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र उन्होंने ही बनाई थी, जो कि एक मूक फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट। इनके नाम पे ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये वो राजा हरिश्चंद्र जो है फिल्म है का एक पोस्टर है, जिसमें आप उसके कलाकारों को, उसके किरदारों को देख सकते हैं। गंगा अवतरण, ये वो मूवी थी जिसके बारे में हमने आपसे पहले जिक्र किया था कि गंगा अवतरण वो फिल्म है जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, और ये पहली बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा के बाद। आलम आरा पहले बनी थी, बाद में बनी थी। ये तस्वीर है हिमांशु राय की। अब यहाँ से एक 1935-36 आते आते हम एक ट्विस्ट देखते हैं कि हिमांशु, ये इनसे आपको जो है इनसे परिचय आपका कराते हैं। ये है हिमांशु राय, जो उस समय जर्मनी के एक स्टूडियो में काम करते थे, फिल्म स्टूडियो में। वहाँ काम करने के दौरान इन्होंने जो टेक्निक सीखी, उस टेक्निक को लेकर ये हिंदुस्तान वापस आए, और उसके बाद इन्होंने और इनकी वाइफ देविका रानी, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, यानी फिल्म के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, प्रयोग शुरू किया। जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग दादा साहब फाल्के के ज़माने में उपलब्ध नहीं था, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन लोगों ने शुरू किया, और आने वाले समय में इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई। अब आते हैं उन फिल्मों का जिक्र करते हैं जो जिनके बनने से हिंदुस्तान के सिनेमा को, यानी बॉलीवुड सिनेमा को, विश्व में एक पहचान मिली। उनमें से सबसे पहली फिल्म थी मदर इंडिया, से महबूब खान ने बनाया था, और ये मूवी थी जिसको ऑस्कर के अंदर एंट्री मिली। मदर इंडिया मूवी में जो दिखाया गया था वो एक ऐसा विषय था जो हमारे हिंदुस्तान में, ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही सामान्य था, और उस समय जितना बेहतरीन तरीके से इसका चित्रांकन किया गया था, पूरी दुनिया हैरान थी कि हिंदुस्तान जैसा देश जो अभी अभी आज़ादी पाया है, वो इतना सिनेमाटोग्राफी, आर्ट और दूसरे विषयों में इतना अच्छी तरीके से कैसे फिल्म बना सकता है। इसके बाद जिक्र आता है सलाम बॉम्बे का। सलाम बॉम्बे वो मूवी है जो मीरा नायर ने बनाई थी, और इसे भी ऑस्कर में एंट्री मिली। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन पे बनी हुई मूवी थी, जिसमें
जो सड़क पर रह रहे बच्चे होते हैं, जो उन बच्चों पे बनाई गई मूवी थी। और ये फिल्म किसी भी विदेशी फिल्म से कमजोर नहीं थी, इसके बावजूद इसको अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि दुनिया भर के तमाम अखबारों ने, विदेशी अखबारों ने इस फिल्म का जिक्र किया और ये इसको एक तरह की नाइंसाफी बताया कि जो इतनी इतनी अच्छी मूवी को ज्यूरी ने ऑस्कर के लायक नहीं समझा। अब आती है बात उन लोगों की जो जिन्होंने हिंदुस्तान के बॉलीवुड सिनेमा की धमक को दुनिया में कायम किया, यानी जिनके काम के बाद दुनिया मजबूर हो गई है मानने के लिए कि नहीं साहब, बॉलीवुड जो है, हिंदुस्तान का जो फिल्म उद्योग है बॉलीवुड, उसमें बहुत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को बहुत दिनों तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भानु अथैया उनमें से एक थी। इनको गांधी मूवी के लिए, जिसे सर रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी, इस फिल्म के लिए उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड मिला। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी चीज थी। लोगों की कल्पना से बाहर की चीज थी कि एक ऐसा देश जो 200 साल तक गुलाम रहा, जहाँ के लोग अंग्रेजों की तरह दिखना चाहते थे, टोपी और हैट और सूट बूट में रहने को अपना वो समझते थे, शान समझते थे, वहां से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो हिंदुस्तान की ड्रेस को इतनी अच्छी तरीके से उस फिल्म के भाषा, उसकी संवाद, उसके जो है परिवेश के अनुरूप डिजाइन करके एक जीवंत रूप में दे सकता है, इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की समझ वाला व्यक्ति या इंसान ऐसी जगह से, ऐसी इंडस्ट्री से निकल सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने उसको सच कर दिखाया और ये कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड, कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड भानु अथैया को मिला। इसके बाद सत्यजीत रे साहब का नाम आता है। सत्यजीत रे साहब को उनकी फिल्मों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। आपने नाम सुन रखा है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। हिंदी में भी उन्होंने शतरंज की खिलाड़ी मूवी बनाई थी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी, और अवध के नवाबों के ऊपर वो फिल्म बनी थी, जिसमें उन्होंने 2 नवाबों को दिखाया था कि वो शतरंज खेलने में व्यस्त थे, और जो है इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चोरी से उनकी जो एम्पायर थी, जो उनकी अवध, स्टेट ऑफ अवध थी, उसको जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो सत्यजीत रे साहब की फिल्म निर्माण और निर्देशन की क्षमता अद्भुत थी। पूरी दुनिया में उनके जो है प्रशंसक हैं। सिर्फ फिल्म उद्योग के जितने बड़े, चाहे वो हॉलीवुड में हो चाहे बॉलीवुड में हो, सब कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होते हैं कि इन्होंने सिनेमा को, विश्व सिनेमा को एक अलग पहचान दी। सिनेमा को अपनी एक भाषा, अपना एक विज्ञान विकसित करने में जो मौलिक सोच की जरूरत थी, वो सत्यजीत रे ने दी। तो शायद इसीलिए इनको ये सम्मान दिया जाता है। इनको मानद ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, इनके कामकाज को, इनकी उपलब्धियों को जो है सम्मानित करने के लिए। तो सत्यजीत रे साहब का एक अपना एक अलग, आप मौका निकाल के इनके बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि आप सिनेमा के क्षेत्र के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। लगान। फिर देखिए, एक तरफ मदर इंडिया, जहां पर हिंदुस्तानी जमीन का परिदृश्य, फिर दूसरी तरफ ब्रिटिश राज में, यानी कॉलोनियल पीरियड में हमारे यहाँ से लगान वसूलने का, गरीबों से कर वसूलने का, चुंगी वसूलने का जो सिस्टम था, उसमें एक सामान्य से विषय को उठाकर क्रिकेट के माध्यम से उसको जो है फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। आशुतोष गोवरिकर की मूवी थी, आप जानते होंगे, और आमिर खान ने इसमें लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म ने ऑस्कर में एंट्री मारी, और इस फिल्म में दिखाए गए काम को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस काम की बहुत तारीफ हुई, लोगों को लगा कि हाँ, ये फिल्म डिजर्व करती है। वहां भी इसको एंट्री दी गई। लास्ट के कुछ चुनिंदा 5 अंतिम फिल्मों में भी इसका नाम रहा। उसके बाद समय आता है स्लम डॉग मिलेनियर की। स्लम डॉग मिलेनियर वो मूवी थी जिसके बाद से हिंदुस्तान के म्यूजिक का, हिंदुस्तान की स्क्रिप्ट राइटिंग का, हिंदुस्तान के डायलॉग राइटिंग का, हिंदुस्तान की जो है सिंगर्स का पूरी दुनिया में लोहा माने जाने लगा। ये मूवी स्लम डॉग मिलेनियर एक हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के एक अधिकारी हैं, सर विकास स्वरूप, उनकी किताब पे आधारित थी। तो उस किताब पे डैनी बॉयल ने, शायद इस मूवी को, मुझे नाम ध्यान आ रहा है, जो डैनी बॉयल ने इस मूवी को बनाया था। और उस मूवी में अनिल कपूर ने जो है एक जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप का शो था, उसमें सड़क पर रहने वाले एक स्ट्रीट चाइल्ड के लाइफ
को लाइफ में होने वाली घटनाएं किस तरह से उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन से कनेक्ट होती हैं, इसको डैनी बॉयल ने इसमें फिल्म में जो है डिपिक्ट किया, उसका चित्रांकन किया है। और इस फिल्म को इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि जब ये ऑस्कर में गई तो इसको कई कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में इसका जो है नॉमिनेशन हुआ, और वहां पर इसने एक नहीं 3 अवार्ड जीते। पहला अवार्ड तो इसे जो है A.R. रहमान को मिला जय हो गाने के लिए, दूसरा गुलजार को मिला जय हो गाने के लिए, और तीसरा इस फिल्म में एक साउंड आर्टिस्ट है जिसने साउंड का इफेक्ट दिया था, उनको मिला। A.R. रहमान उन 5 भारतीयों में से जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, गुलजार साहब और रेसुल पुकुटी, इनका नाम था रेसुल पुकुटी, जिन्होंने इस फिल्म में जो है साउंड इफेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड के जो है विजेता बने। ये बेसिकली साउंड डिजाइनर हैं। साउंड के अंदर जो ध्वनि विज्ञान है उसमें तरह तरह के प्रयोगधारिता और जो है जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसमें इनकी विशेषज्ञता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का सिनेमा, जिसे हमने इतने आसान शब्दों में थोड़े से समय में 35-40 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वो दरअसल बहुत सारे तमाम लोगों के संघर्ष, त्याग, बलिदान और लोगों के जो है कठिन श्रम का नतीजा है। पिछले 7-8 दशकों में हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद से जोड़े तो 7 डेकेड्स मतलब 7 दशक बीते हैं, लेकिन इन 7 दशकों में हमने अपनी न केवल एक पहचान कायम की, बल्कि हम विनर भी बन गए। आज की तारीख में बॉलीवुड में बनने वाली तमाम फिल्में हैं जिनको हम दूसरी भाषाओं में, दुनिया की दूसरी भाषाओं में उनको देख रहे हैं, उनका अनुवाद हो रहा है। लोग उन फिल्मों को देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। करीब दुनिया के कोई ऐसी जो सभ्यता संस्कृति नहीं है जिससे आप पूछें और वो बॉलीवुड के बारे में ना जानता हो। तो बॉलीवुड ने क्या किया है, हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारी संस्कृति और सभ्यता को एक अलग पहचान दी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के सिनेमा की भाषा के बारे में। सिनेमा की जो भाषा होती है, वो भाषा आप जो बोलचाल में बोलते हैं उससे थोड़ा सा इतर होती है। वो किस रूप में, हम उसको देखेंगे। इस तरह से कि हम जो बोलते हैं उसको बोलने में हमारा जो संवाद होता है वो शब्दों के माध्यम से होता है, लेकिन जब हम सिनेमा की भाषा कहते हैं तो सिनेमा की भाषा में सिर्फ शब्द ही शामिल नहीं होते, वहाँ शब्द भी शामिल होता है, साइलेंस यानी मौन भी शामिल होता है, साउंड इफेक्ट्स भी शामिल होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स भी शामिल होते हैं। वहाँ पर आपके जो है जिसको बोलते हैं परिवेश जनित भाव, वो भी, यानी आपके एक्सप्रेशंस, वो भी वहाँ पर एक भाषा के तौर पर काम करते हैं। तो जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते हैं, सुनने के साथ साथ वहाँ सुनने और बोलने की प्रक्रिया के बीच में जो तमाम तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, तमाम तरह के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो भी सिनेमा की भाषा का हिस्सा होते हैं। हम जब 2-3 लेक्चर के बाद जब हम जाएंगे इसमें और डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आपके सब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पिताजी आते हैं और आपसे पूछते हैं आज आपने पढ़ाई की, और आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने 2 सेकंड के लिए सिर्फ आपको देखा घूर के और आपको मैसेज मिल गया, अब मुझे करना क्या चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन और भाषा का मिला जुला स्वरूप है, ये सिनेमा को आकार देता है। सिनेमा में आप देखिए डायलॉग्स होते हैं, लेकिन कहीं डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन डायलॉग्स ना होने पर भी सिनेमा की रफ्तार पे कोई अंकुश नहीं पड़ता, सिनेमा की रफ्तार पे कोई रोक नहीं आती। सिनेमा उतनी ही तेजस से जैसे नदी बहती है, वैसे ही सिनेमा अपने रूप में आगे चलता रहता है। किसी भी फिल्म में आप देखिए उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है, उस सीक्वेंसिंग में हर जगह ऑडियो इफेक्ट्स नहीं डाले जाते, कहीं कहीं साइलेंस भी होता है, लेकिन वो साइलेंस गैप की तरह नहीं दिखते, वो साइलेंस भी उस लैंग्वेज का, उस भाषा का एक हिस्सा नजर आते हैं। कहीं कहीं केवल विजुअल्स होते हैं, साइलेंस भी नहीं होता और ना ही कोई जो है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होता है, लेकिन वो इफेक्ट्स भी सिनेमा की भाषा का हिस्सा होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को, जो सिनेमा को देख रहे होते हैं, फिल्म को देख रहे होते हैं, उनको लोगों से जोड़ती हैं। स्पेशली डॉक्यूमेंट्री में इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, फिल्मों में तो होता ही होता है। अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, अगर आप जो है डिस्कवरी देख रहे हैं,
तो वहाँ आप देखिए, आपको ज़्यादातर जगहों पे दिखेगा कि अगर किसी फॉरेस्ट के या जंगल के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो वहाँ उसकी एम्बियंस जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड साउंड, उस साउंड्स का इस्तेमाल करके बीच-बीच में नैरेशन डाल के पूरी सीक्वेंसिंग इस तरह से की जाती है कि जैसे उस डॉक्यूमेंट्री में जो नैरेटर है वो नहीं, बल्कि आप खुद उस जंगल से गुजर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है दैट इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर। तो ये जो प्रवाह है, ये इस प्रवाह को मेंटेन रखने के लिए यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, आप अगर देखेंगे, विजुअल्स और शॉट। विजुअल्स की बात हमने की, जो दृश्य जो हम आँखों से देख पा रहे हैं। जब हम शॉट की बात करते हैं तो उसका भी आपको थोड़ा-सा डिटेल दे दें। शॉट का मतलब होता है साउंड ऑन टेप। बेसिकली शॉट का पूरा नाम है वीओ शॉट, वॉइस ओवर साउंड ऑन टेप। यानी वॉइस ओवर मतलब किसी चीज पर, किसी विजुअल पे लगाई गई अपनी भाषा, और साउंड ऑन टेप मतलब टेप पर उस साउंड को रखा जाना है, रिकॉर्ड किया जाना। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ने हमको पेन ड्राइव दे दी है। आज हमारे पास हार्ड डिस्क हैं, मेमोरी के बड़े बड़े जो है रिजर्वायर्स है, जहाँ बहुत बड़े जो है अमाउंट का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जो छोटे छोटे टेप होते थे जिसपे हम विजुअल और ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते थे, और उन टेप को ले जाकर हम एक रिकॉर्डर में लगाते थे, फिर वहां से उनको प्ले करते थे। प्ले करने के बाद उनकी रेंडरिंग होती थी, यानी उनको एक ऐसे फॉर्मेट में डाला जाता था कि जहां से उनको उस स्क्रीन पे, उस चलचित्र पे ट्रांसफर किया जा सके, जहां से उसको हम डिस्प्ले कर सकें, यानी लोगों को दिखा सकें। अब शॉर्ट की जब बात आती है तो वो शब्द आज भी चलता है। स्पेशली आप न्यूज़, अगर आप न्यूज़ इंडस्ट्री में देखिए, न्यूज़ चैनल्स आप लोग देखते होंगे, तो न्यूज़ चैनल में क्या होता है, एक नैरेटर होता है जिसे हम एंकर कहते हैं या न्यूज़ रीडर कहते हैं। न्यूज़ रीडर किसी घटना के बारे में आपको पहले आके बताता है कि आज फला जगह फला तरह की घटना हुई है और उस घटना में ऐसी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद साउंड ऑन टेप, यानी उस घटना को जस्टिफाई करने वाले, उस घटना को जो है उस घटना को कंफर्म करने वाली चीजें उस टेप के माध्यम से दिखाई जाती हैं। जैसे मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाह, या उस मौके के विजुअल्स, यानी उस जिस घटना जहां घटना हुई उस जगह के विजुअल्स, या उस जगह से आसपास गुजर रहे जो लोग थे उनके बाइट्स जिसको बोलते हैं, उनके बयान। तो ये सारी चीजें दिखाकर पूरा एक उनकी विजुअल्स के साथ, विजुअल भी चल रहे होते हैं और पीछे से आपको सुनाई भी पड़ रहा होता है कि मौके पर खड़ा हुआ कोई आदमी कुछ कह रहा है या ये चीजें बता रहा है, उससे जुड़े घटना से जुड़े हुए नरेशंस या वर्णन कर रहा है। तो जो ये विजुअल्स और शॉर्ट की टेक्निक है, जो आप न्यूज़ इंडस्ट्री में रोज सुबह शाम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, इसी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बेहतर करके पटकथा के अनुरूप, जो हमारी फिल्म की रिक्वायरमेंट है, यानी फिल्म से क्या ऑब्जेक्टिव हमको हासिल करना है, उसके अनुरूप हमें एक सीक्वेंसिंग करके, प्रॉपर सीक्वेंसिंग करके इस तरह से दिखाना होता है कि जिससे जो हम फिल्म के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश दर्शक यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुंच सके। यही एक वजह होती है कि इस काम को करने में, सिनेमा की भाषा को करने में जो लोग माहिर होते हैं, प्रायः उनकी फिल्में काफी हिट होती हैं। आमिर खान का नाम आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। आमिर खान की फिल्में, आमिर खान बहुत कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्में, ज्यादातर फिल्में आप देखिए हिट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिनेमा की भाषा पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। उनको पता है कि हमें विजुअल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। स्क्रिप्ट कोई भी हो, वो जिस भी विषय पे बनाते हैं उस पर भी उनका गंभीर अनुसंधान होता है, बहुत उस पर डीप रिसर्च रहती है। लेकिन उसके बाद बनाने के दौरान भी वो सिनेमा की भाषा, यानी उसके विजुअल्स जो हम देख रहे हैं, आंख से जो देख रहे हैं, और उसमें जो आवाज़ें हैं उनके, चाहे वो एम्बियंस हो, चाहे वो वॉइस ओवर हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो किसी तरह का नरेशन हो, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसके अंदर उसका जो फ्लो की सीक्वेंसिंग होती है, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि फिल्म को, फिल्म के इफेक्ट को वो कई गुना बढ़ा देती है। तो जो सिनेमा की भाषा है, इसको लेकर प्रायः लोग देखने के बाद इसी के माध्यम से ये तय करते हैं कि फिल्म अच्छी है या बुरी। मसलन आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म को देखने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तब आप बड़े सहज रूप में कह सकते हैं, नहीं फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन उसमें ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, ये चीज़ ठीक नहीं लगा, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, और ये फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनी, जैसा सुना था वैसे नहीं बनी। तो वो आप क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि सिनेमा सिनेमा आप सिनेमा को नहीं देख रहे हैं, सिनेमा आपको भी देख रहा है। तो जो फिल्म आपको देख रहा है और फिल्म आपको देख रही है और आप फिल्म को देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन जितना गहरा होता है, फिल्म को उतना ही कामयाब माना जाता है। यानी जिस समय आप फिल्म की भाषा में इस तरह से डूब जाते हैं कि आप खुद को फिल्म का हिस्सा समझने लगते हैं, वो फिल्म सफल होती है। और जिन फिल्मों से आप पूरे फिल्म के दौरान भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं प्रॉपर्ली, या कनेक्शन बनता बिगड़ता रहता है, कभी कनेक्ट हुए कभी नहीं हुए, ऐसी फिल्मों को
प्रायः सफल फिल्मों की श्रेणी में डालने से बचा जाता है। तो ये सब कुछ निर्भर करता है सिनेमा की भाषा पे। फिर से रिपीट करता हूँ, सिनेमा की भाषा को लैंग्वेज से जोड़ के मत देखिए। सिनेमा की भाषा वो है जो पूरी फिल्म के दौरान बिटवीन द लाइन्स फ्लो करती है, डायलॉग्स के रूप में, विजुअल्स के रूप में, शॉट के रूप में, वॉइस ओवर के रूप में, नरेशन के रूप में, या एम्बियंस के रूप में। एम्बियंस माने पीछे से आने वाली आवाजें, जैसे नदी का कलरव, जैसे नदी की कलकल, पक्षियों का कलरव। ये वो चीजें हैं जो साउंड इफेक्ट्स, जिन साउंड इफेक्ट्स के जरिए सिनेमा की भाषा को मजबूती दी जाती है। अब शॉट के तत्व, दृश्य और क्रम। शॉट के तत्व, जब हम शॉट के तत्व कहते हैं तो शॉट के तत्व क्या होते हैं? एक तो विजुअल्स, जिन्हें दृश्य कह रहे हैं, और क्रम, सीक्वेंसिंग। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें आपने दो चीजें देखी होंगी, मैंने दो शब्द बहुत इस्तेमाल किए, एक तो सीक्वेंस, ठीक है, और तीसरा उनका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस का कहने का मतलब क्या है कि जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो उनका ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। यानी आप फिल्म के किसी भी अंश को अगर देख रहे हैं तो आप उस अंश को देखते समय उस फिल्म में दिखाए गए पूर्व के जो दृश्य हैं उनसे कनेक्ट रहें, और भविष्य में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स फिल्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या आपके इमेजिनेटिव पावर इतनी स्ट्रांग है कि जो आप समझ पा रहे हैं, आपको लगता है ये चीज दिखाई जाने वाली है, वो चीज अपने सही रूप में और सही ऑर्डर में आती हुई दिखे। तो इसलिए क्रम या ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दृश्य का मतलब है कि जो आप देख रहे हैं वो शायद दिखने वाली चीजें उस भाषा को, फिल्म की भाषा को, या फिल्म में जो फिल्म की कहानी हो उसको जस्टिफाई करे। यानी दृश्य आप जो देख रहे हैं वो वही, जो विजुअल है वो उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है जो कहानी कह रही है। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप कहानी कुछ में कुछ और कहा जा रहा है और वहां पे दृश्य कुछ और दिख रहा है, तो आप फिल्म से डीलिंक हो जाएंगे। तो ये जो कनेक्ट होने वाली प्रक्रिया है, ये एक तरह की कॉन्टिन्यूटी मांगती है। इसमें एक निरंतरता रहनी चाहिए, और ये निरंतरता फिल्म में जो छोटे छोटे, इसलिए आपने देखा होगा कि कभी आपने फिल्म की शूटिंग होते हुए उसके कुछ विजुअल्स देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है शॉट नंबर 23, वो पहले जो एक आदमी आता है वो शॉट नंबर 23, शॉट नंबर 24, हर चीज की सीक्वेंसिंग करता है कि पूरी फिल्म का जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के मुताबिक हमें ये चीजें हैं जो इस ऑर्डर में चलानी है। यानी 24 के बाद 25 नंबर का शॉट आना है, 25 के बाद 26 नंबर का शॉट, अकॉर्डिंगली वो शूट करते हैं विजुअल्स को, और उसी ऑर्डर में रख के फिर उसके अंदर तमाम तरह के, चाहे ऑडियो इफेक्ट्स हो, चाहे लाइट इफेक्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई और चेंजेस या एक्सपेरिमेंट्स करने हो, या डायरेक्टर को लगता है कि नहीं इसके अंदर हम ये नई चीज और कर सकते हैं, वो सब किया जाता है। लेकिन उनका ऑर्डर और जो उनकी सीक्वेंसिंग है उसको जो है सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो अगर आपसे शॉर्ट के तत्व की बात करें तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि एक तो विजुअल्स और दूसरा उनका ऑर्डर। फिल्म अगर आप देख रहे हैं, विजुअल्स अगर प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म वो एक अपनी छाप छोड़ने में समर्थ नहीं होगी, अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं होगी। तो आज जो हमने पढ़ा है ये बेसिकली फिल्म सिनेमा के परिचय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो आपके सिनेमा के जैसे ऑब्जेक्टिव में जो पहले यूनिट 1 में लिखा गया था उसके अनुरूप मैंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए शुरुआती लेक्चर है, इसलिए अभी आपको चीज़ों को अपने दिमाग में जो है सेटल करना है। आपको ये समझना है कि सिनेमा सिनेमा के बारे में जो जानकारियां हमको मिल रही हैं, ये जानकारियां सामान्य से हटकर हैं, और इनको एक स्टूडेंट के रूप में, एक छात्र के रूप में हमें विश्लेषित करना है और इनको समझना है। आपके एक बात आप लोगों को और बतानी है कि जो क्लास ओवर हो उससे पहले आपको एक बात और बतानी है कि जो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि आपके जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। जितने भी लेक्चर्स आप आने वाले समय में अटेंड करेंगे उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हिंदी सिनेमा, समाज और संस्कृति की समझ, इसके विषय में आपके थॉट्स में क्लियरिटी रहनी चाहिए। आप जब कभी एग्जाम में आंसर लिखेंगे या आप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे तो वहां पर आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से वहां पर मेंशन कर सकें कि हिंदी सिनेमा, समाज और संस्कृति को लेकर आपकी समझ क्या है। यानी सिनेमा में जो रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं उस रिफ्लेक्शंस को आप सिनेमा की भाषा के नजरिए से कितना समझ पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, सिनेमा निर्माण, उसके प्रसार और कैमरे की भूमिका आदि की जो व्यवहारिक समझ है, यानी अगर हम आपको कह रहे हैं तो आप एक हॉलिस्टिक टर्म में, एक समग्र रूप में ये समझ पा रहे हैं कि सिनेमा जो कि एक
आज हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर एक इंडस्ट्री है, तो उस उद्योग में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, यानी जिस तरह से उस पूरे इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से, यानी उन तत्वों के मिश्रण से उस इंडस्ट्री का अस्तित्व है, वो क्या है और उनके बीच किस तरह से जो है संतुलन स्थापित करके इंडस्ट्री से मैक्सिमम आउटकम लिया जाता है। तो ये वो चीज़ है जो आपके कोर्स लर्निंग आउटकम में मेंशन है। बाकी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हिंदी सिनेमा जगत की जानकारी, सिनेमा के निर्माण, प्रसारण और उपभोग से संबंधित आलोचनात्मक चिंतन की समझ। तो उस दिशा में जो आज जानकारियां दी गई हैं, इन जानकारियों का विश्लेषण करिए, अपनी तरफ से अध्ययन करिए, रेफरेंस बुक्स को पढ़िए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर जो है उसको लिख सकते हैं, उनका भी जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।